अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम्स सां गॾु आऊं शाकिर सोलंकी। नादरीन, पाकिस्तान ऐं भारत जे विच में छिकताइण वारी सूरत हाल बरक़रार आहे। भारत हमले जी ताड़ में आहे, मौक़ियो शायदि तलाश करे पियो ऐं ॿ दफ़ा कोशिश बि कई आहे भारत, पर हमिलो करण में नाकाम रहियो आहे। क़ौमी असेंबली जो इजलास बि सॾायो वियो आहे ऐं क़ौमी असेंबली इजलास में करारदाद भी भारत के ख़िलाफ़ जो है मंज़ूर कई वही है। इन खां अलावा सफ़ारती लेवल ते जेके कोशिशूं कयूं पयूं वञनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां, अक़वाम मुत्तहिदा जी सलामती कौंसिल बंद कमरे में इजलास अक़वाम मुत्तहिदा जो, इन सॼी सूरत हाल ते ओवरऑल ॻाल्हाईंदासीं त थियण छा पियो वञे, जंग जा ख़तरा टरी विया आहिनि या मौजूदु आहिनि ऐं पाकिस्तान जे तरफ़ां कहिड़ा कहिड़ा इक़दाम कया पिया वञनि। अहमद मंसूर साहब सीनियर दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि, असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे। अहमद मंसूर साहब खे वेलकम कयूं था। चौधरी नासिर साहब ऐं नासिर महमूद साहब सीनियर तजिया निगार आहिनि, बिज़नेसमैन आहिनि। उन्हनि सां इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं त पाकिस्तान ऐं भारत जो जेको माशी नुक़सानु इन छिकताइण जे नतीजे में थी रहियो आहे तो उहो केतिरो इम्पैक्ट पए थो पाकिस्तान ते ऐं भारत ते केतिरो असर इन जो मनफ़ी पवंदो। ऐं चौधरी नासिर महमूद साहब खे भी वेलकम कयूं था। अहमद मंसूर साहब, पहले दिन से भारत कोशिश कर रहा था, 22 तारीख को हमला हुआ, जो पहलगाम हमला हुआ है, तो उसके बाद पाकिस्तान पर 10 मिनट के अंदर इल्ज़ामात लगा दिए और पाकिस्तान से बदला लेने की ऐलानात किए गए, सिंध तास मुआहदा मनसूख किया गया। लेकिन अभी तक इतने दिन गुज़र गए हैं, 8 दिन फिर 6 दिन इस महीने के भी गुज़र गए हैं, हमला तो कर नहीं पाया। तो रीज़न क्या बनी है? भारत खुद मतलब शर्मसार हो रहा है कि भाई गलत हमला करने जा रहा हूँ, या हमारा कोई जवाब सख्त था, मौक़िफ़ सख्त है, क्या है सूरत हाल क्या है? देखें शाकिर सोलंकी साहब, जो मंसूबा था ना इंडिया का, वो बड़ा वाज़े था। ये 22 अप्रैल पहलगाम वाला, वो जैसे अब हर कोई ये बात कर रहा है, DGSPR ने भी की थी, इसहाक डार ने भी की खुल के, कि ये पहलगाम ये बहाना है और पाकिस्तान का पानी निशाना है। तो वो चीज़ वाज़े हो गई और साथ ही साथ पाकिस्तान को दबाव में भी लेके आना और एक ये थ्रेट होना कि बस अभी कोई अटैक करेगा इंडिया, अभी करेगा, उसमें ज़ाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान की तरफ से जो तैयारी है जवाबी वो भी होनी थी, एस्केलेशन भी होनी है, टेंशन भी बढ़नी है। जो आपने बात की ना कि अभी तक वो कर क्यों नहीं पाया, उसने कोशिशें बहुत की हैं। उसने पाकिस्तान में कुछ अहदाफ ऐसे बना के ड्रामेबाजी करके वहाँ भी हमले के लिए प्लानिंग थी, कुछ उसके जहाज़ों की भी 3-4 अटैम्प्ट्स हुई हैं, जो अब रिपोर्ट हो रहा है कि वो उसकी नाकाम हुई क्योंकि आगे से तैयारी पूरी थी। उसको टक्कर गया है आगे जनरल आसिम मुनीर। और इस वक्त जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, उसने आपको हमेशा पिछला जब से वो इस ओहदे पे हैं वो पसे पर्दा नज़र आए होंगे, हुकूमत की सपोर्ट में, माशी इक़दामात के हवाले से, पाकिस्तान के दीगर चैलेंजेस के हवाले से। लेकिन इस मामले में उन्होंने फ्रंट पे आके जो लीडिंग रोल है वो ले लिया है। अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, हाँ, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्सियत जो पसे पर्दा काम करती रही है, और अभी इस वक्त वो सामने टोटल जो लीडरशिप है उसके, अभी पूरी जो सियासी हमारी क़यादत है, चौधरी साहब को मैं जैसे प्रोग्राम से पहले अभी बता रहा था कि ISI हेडक्वार्टर में पहुंचे हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार भी हैं, आर्मी चीफ खुद हैं, उसमें आपके एयर चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, पूरी जो आपकी क़यादत है और ISI की पूरी टीम। तो अब यहाँ ये जो मीटिंग है शाकिर सोलंकी साहब, ये बड़ी ही अहमियत की हामिल है। तो ये उसी जो थ्रेट्स हैं ना वहाँ इंडिया से, उनका जवाब और क्या क्या हो सकता है, पूरा मंजरनामा और आगे से हमारा क्या रिस्पॉन्स है, और जो इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो ये इसमें बड़े अहम फैसले हुए होंगे और जाहिर सी बात है ये चीज़ें ओपन तो नहीं होनी। तो जो बात मैंने की है कि जनरल आसिम मुनीर का जो लीडिंग रोल है वो बुनियादी वजह बनी है। अब तक जो इंडिया और नरेंद्र मोदी कोई जारहाना कदम उठा नहीं सके, तैयारी उनकी पूरी है और ख़तरा मौजूद है क्योंकि वो हर महाज पे उनको हजीमत का सामना है, तो वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा और उस गलती का पाकिस्तान को इंतज़ार है। अच्छा चो साहब, दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो कशीदगी चल रही है, सूरत हाल कशीदा है, ज़ाहिर है तिजारत बराह रास्त तो बंद है,
लेकिन मईशत पर कितना इसका मनफी असर पड़ रहा है पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए? देखें शाकिर साहब, भारत के साथ हमारी तजारत का जो मामला है ये तो बड़े सालों से ही इसी तरह चल रहा है। तो तजारत हमारी कानूनी तौर पे तो खुल के होती नहीं। इसमें आप देख लें कि इंडिया से हम क्या इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में हम आलू से लेके प्याज से लेके सब कुछ तो हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। पंजाब जो है, पंजाब हमें ही सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे उसकी कुछ कीमतें हमारे से कम होती हैं। आगे फिर यहाँ से ये पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान और बाकी कंट्री जो हैं रूट बना तो इंडिया की सप्लाई जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान को तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है ट्रेड बंद होने से। तो इंडिया की अभी जो सब्जियां फल वहाँ पे गल सड़ रहे हैं ना डिलीवर होने की वजह से, नुकसान तो इंडिया के किसान को हो रहा है और वो भी पंजाब को हो रहा है। इंडिया का जो पंजाब है उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बाकी ट्रेड की बात है, बाकी कुछ ट्रेड में पहले भी होती आई है इंडिया के थ्रू, और मुख्तलिफ रूट्स हैं उनके थ्रू होती आई है, वो अभी भी हो रही है और आइंदा भी होती रहेगी। जो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, वो वाया इंडिया ही पहले से हो रही है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अभी कोई इस जंग की वजह से पाकिस्तान की माशी कोई नुकसान नहीं है। तो इसका मतलब कि जंग होती है तो फिर हो जाए, हमें टेंशन लेने की जरूरत जंग से पाकिस्तान को फायदा, इंडिया को नुकसान माशी तौर पे भी। और बाकी आप देखें अगर जंग होती है तो इंडिया को नुकसान क्या क्या है। इंडिया का पंजाब जो है उसके हालात ख़राब होंगे, कश्मीर के पहले से हालात ख़राब हैं सालों साल से, तो इंडिया कश्मीर के हालात मज़ीद और ख़राब होंगे। और इसके अलावा बेशुमार उनके भी अंदर बगावतें हैं, वो सर पकड़ेंगी। तो ऑल ओवर इंडिया को ये बात सोचनी है कि सबसे बड़ा नुकसान होगा तो इंडिया का होगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी इंडिया के साथ कोई तजारत नहीं है, तो पाकिस्तान को कोई इतना इसमें नुकसान नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि जो अभी इंडिया के अंदर जो एक फ़्लो बना हुआ है इंडस्ट्री का, लोग इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं इंडिया में। चाइना से कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकाली है, वो इंडिया की तरफ गए हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर अभी चाइना की निस्बत अभी मुनासिब पर है, उस पर है, सस्ती है। तो इंडिया की तरफ लोगों ने रुझान शुरू किया है। कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री अभी लग नहीं गई, लेकिन लोग आस्ता आस्ता ट्रेंड बन रहा था। वो ट्रेंड रुक जाएगा, जैसी लड़ाई होती है वो ट्रेंड रुक जाएगा। उसमें इंडिया को उसमें बहुत बड़ा नुकसान है और उसमें चाइना को बेनिफिट में जाएगा। वो बात हो जाती है। असल में तो इंडिया चाइना की कमर तोड़ना चाहता है ना, इसलिए असल तो कि इंडस्ट्री सारी जो चाइना की तरफ जाती है गई है वो इंडिया की तरफ आ जाए। लेकिन जंग के हालात ऐसे होंगे तो कभी भी इन्वेस्टर जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहाँ पे हालात ख़राब है। पाकिस्तान में तो पहले भी इन्वेस्ट नहीं हो रही है, हम अपनी ही लोकल इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो पाकिस्तान में इतनी है कि अपने ही उस पर तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसी पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। इसी पे ही मैं सवाल कर रहा हूँ जो साहब के जवाब के तसलसल में, कि फ़र्ज़ करें फ़िज़ाई रूट्स बंद हैं भारत के लिए, पाकिस्तान के 8-8 घंटे तवील उनकी जो एयरलाइंस हैं सफ़र करके मशरक़ी अमेरिका और यूरोप और इधर उधर जा रही हैं। तो बात यह है कि करोड़ों रुपए का नुकसान डेली एयरलाइंस के मद में हो रहा है भारत का। दूसरी बात ये जो पेट्रोलिंग हो रही है जंगी जहाज़ों की, फ़ौजें मौजूद हैं बॉर्डर पे आमने सामने हैं, तो अखराजात डिफेंस अखराजात तो बढ़ रहे हैं ज़ाहिर है डेली बेसिस पे, तो वो भी तो नुकसान है मईशत का उनका। बिल्कुल शाकिर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे चौधरी साहब ने कहा, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, जंग में नुकसान तो सबका होता है, लेकिन इंडिया का जो नुकसान है वो कहीं ज़्यादा होना है हर लिहाज से, माशी तौर पे भी। लेकिन मसला ये है कि जो नरेंद्र मोदी है, क्या उसकी अकल
घास चरने गई हुई है, उसको ये आइडिया नहीं है कि उस अपने मुल्क का नुकसान कर रहा है, वो है जुनूनी, वो हिंदुत्व की तरफ गामजन है कि भारत को सेकुलर स्टेट से हिंदू स्टेट में लेके जाना है। उसको इंडिया के जो 1 अरब 40 करोड़ या 1.5 अरब या जितने उनके लोग हैं, उनकी जो उनकी ज़िंदगी है उसको बेहतर करना उसका एजेंडा ही नहीं है। वो 11 साल से सिर्फ जुनूनियत को, जंग को, इसको हवा दे के वो काबज़ है वहाँ पे। अब तो दुनिया कह रही है, उनके अपने मुल्क से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये भारत में जमहूरियत नहीं है, ये आमरियत है, और इस आमरियत का निशाना खुद इंडिया के लोग हैं। अब लेकिन वो एक्सपोज हो रहा है इस सारे मामले में। अब वहाँ हम तो जो बात कर रहे हैं, जो बातें चौधरी साहब ने की हैं, आप इंडिया का सोशल मीडिया देख लें, न्यूज़ चैनल्स देख लें, जहाँ पे कुछ संजीदगी वाली बात होती है, वहाँ ये पॉइंट्स वो लोग खुद उठाना शुरू हो चुके हैं कि इस सारे ड्रामे का इंडिया को क्या फ़ायदा है। अच्छा, वो जब बाहर की दुनिया से रब्ता कर रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, जयशंकर उसका वज़ीर ख़ारजा कर रहा है, वहाँ उनको मायूसी मिल रही है, क्योंकि आगे से भी यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप ये जो कुछ हवा दे रहे हो, जंग को, कशीदगी को बढ़ा रहे हो, उसका फ़ायदा क्या है। आप एक बड़ा मुल्क हो, आपको तो हालात को संभालना आना चाहिए, ना कि ख़राब करना आना चाहिए। आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, तहकीकात कर नहीं रहे। आप तहकीकात करें, उसके बाद दुनिया आपकी बात सुनेगी। इस मर्तबा दुनिया से उनको जो जवाब मिला है, कल की जो ताज़ा खबर है यूरोप के हवाले से, जो जयशंकर है उसने इंतहाई मायूसी का इजहार कर डाला है। उसने कहा कि यूरोप ने तो हमारा साथ ही नहीं दिया। अभी भाई क्यों साथ दे आपका? आप अपनी जो लॉजिक तो लेके आओ कि आप जो कुछ करने जा रहे हो उसकी कोई मंतक तो हो। तो ये ओवरऑल सारा नुकसान इस वक्त इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल इसमें देखें एक चैलेंज और मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि जंग जो है वो किसी के फायदे में नहीं होती। लेकिन जब जंग इस तरह मुसल्लत हो जाए तो फिर कोई कौम हो उसने खड़े होना है, कोई रियासत हो, मुल्क हो, उसने उसका मुकाबला करना है। पाकिस्तान की इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि जंग मुसल्लत की जाती है तो सो बिस्मिल्लाह। तो ये कल बात है कि ये मैं मंसूर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। इंडिया की बड़ी देर से ही ख्वाहिश रही है कि पानी रोका जाए पाकिस्तान का। पहले भी वो कोशिश करता रहा है, जब से पाकिस्तान बना उसके बाद से उसने कोशिशें शुरू की हैं। अभी आपको आज अगर पानी बंद करना भी शुरू करेगा तो 20 साल भी लग जाएंगे, कि इतनी जल्दी वाला कोई ये बटन तो है नहीं कि उसने बंद करना और पानी बंद, पाकिस्तान का पानी बंद हो जाना। उस पर एक अरसा लगेगा, और वो उसके दिमाग के अंदर फतूर जो भरा हुआ है लोगों के, अपनी अवाम के अंदर उसने जो जहर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भरा है, वो उस पर वो काम करता रहेगा। हम ये कभी भी ना सोचें कि ये हरकत वो नहीं करेगा, ये हरकत वो करेगा, करता रहेगा। पानी का एक तरीका है, उसको आस्ता आस्ता आपको पानी को कम करना शुरू करेगा। वो कोई डैम बनाएंगे, कोई मंसूबे बनाएंगे नहीं, लेकिन उसके लिए भी तो वक्त चाहिए। देखिए वक्त चाहिए, और उसमें ये होगा जितना वो पानी जमा करेगा वो अपने आप को भी डुबोएगा। पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तान की अवाम को भी चाहिए छोटे छोटे डैम, छोटे छोटे मंसूबे पानी जमा करने के बनाने चाहिए। ये कोई सारा काम हुकूमत का नहीं होता, कुछ अवाम का भी होता है। अवाम अपने तौर पे भी छोटे छोटे डैम जहाँ जहाँ बनते हैं अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने ज़रूरियात के लिए, अपने छोटे छोटे ज़ख़ीरा जमा करने का। सही अहमद भाई, पानी के नेचुरल फ्लो है, उसको ये दरिया कोई इंसानों ने तो बनाए नहीं है, ये तो नेचर ने बनाए हैं, नेचर का एक निज़ाम है। पानी का रास्ता तो कोई रोक नहीं पाया, कैसे रोक सकता है पानी? देखें जदीद जो दौर है उसमें डैम बना के रोके जाते हैं पानी। देखें हमने जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक संगीन गलती थी, 3 दरिया उठा के इंडिया को पूरे के पूरे दरिया दे दिए। अब हमारे लिए भी इसमें एक मौका है, अगर वो ख़त्म करता है ना तो आप कहें कि फिर 1960 से पहले वाली सूरत हाल होगी। फिर सतलुज में भी पानी आना चाहिए, फिर दरियाए ब्यास में भी आना चाहिए, रावी में भी आना चाहिए, क्योंकि वो जब इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए भारत ने उस पर डैम बनाए हैं ना। और अब पाकिस्तान का केस इसलिए भी मजबूत है कि जो माहौलियात को ख़तरा पैदा हुआ है, ये दरिया नहीं बहते, ये तहजीबें हैं।
इन दरिया के किनारों पे ये माहौल का वो सारा माहौल आपने तबाह कर दिया। वहाँ पानी ख़त्म हो गया, वहाँ पे आबी हयात ख़त्म हो गई, इंसानों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो मुतासर हुई। तो देखें, आपने अब पूरी दुनिया भी कहेगी कि भाई अब इन दरियाओं पे भी दोबारा अगर आप एग्रीमेंट पे बैठते हैं तो उनमें भी मिनिमम जो वाटर फ्लो है वो अब बरकरार रखना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि आप सारे का सारा पानी दरिया का बंद कर दें। तो आप बल्कि पाकिस्तान को तो इस पे कैंपेन शुरू कर देनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के दरिया हैं वो सारे के सारे हैं, जो हमसे गुजरते हैं वो हमारे हैं। जैसे अभी सिंध में इंडस के ऊपर इतनी बड़ी तहरीक चली सिंधु दरिया पे, तो क्या सतलुज पे नहीं चलनी चाहिए? क्या रावी पे नहीं चलनी चाहिए? क्या ब्यास पे नहीं चलनी चाहिए? ठीक है, तो भाई फिर जहां पे वो डैम बनाए हैं, जंग होती है तो फिर पाकिस्तान का सबसे पहला जो हदफ है ये डैम होने चाहिए जो सतलुज पे बने हुए हैं इंडिया में, जो रावी पे बने हुए हैं, जो ब्यास पे बने। ये पाकिस्तान पहले भी अभी लोगों ने मुतालबा शुरू कर दिया और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम इसका मुतालबा अब करें, क्योंकि एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा। ऐसा ही है, एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ा तो हम अपने दरिया उनसे वापस मांगे कि भाई इनमें पानी हमारा दो, उसूली तौर पर तो ये पानी हमारा हक है, वो अभी अब दो, क्योंकि एक एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ चुके हैं वो। सही बात है। तो इसमें असल में इंडिया की सोच में ये जो वाकया उन्होंने किया कराया, इसमें बहुत सारे उसने सोच के, ये एक तो बड़ा जो उनका इसराइल के साथ उनका एक मनसूबा चल रहा है, उसकी फेवर के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है कि आप लोगों की तवज्जो जो है सारी इंडिया और पाकिस्तान की तरफ लग जाए और वो पूरा फ़लस्तीन की जो ज़मीन पे कब्जाना चाहता है उसको वो कब्जाए। एक तो मेन मनसूबा ये भी है। चलो साहब, इधर ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक लेते हैं। नादरीन ते वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नादरीन मुअज़्ज़िज़ महिमान असां सां स्टूडियो में मौजूद आहिनि। पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाण ॻाल्हायूं पिया। अमन मंसूर साहब, सफारती लेवल पर पाकिस्तान का हिमायत जो है पाकिस्तान की वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा हो, मलेशिया हो, ईरान हो, तुर्की हो, चाइना हो, रशिया हो, मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, सिंगापुर हो, तो इनकी तरफ से यानी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बहुत सारे ममालिक ने हिमायत की है कि भाई गैर जानिबदार तहक़ीक़ात होनी चाहिए, और वो देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का रवैया एक ज़िम्मेदार रियासत वाला है, कोई एग्रेसिव रवैया नहीं है। दिफा का हक़ पाकिस्तान को है अपना। एग्रेसिव रवैया, हमले की ताक में भारत है, धमकियाँ भारत दे रहा है, पानी भारत ने बंद किया हुआ है, तो कितनी अखलाकी एक हिमायत पाकिस्तान को हासिल है? शाकिर साहब, ये जो 22 अप्रैल को वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स गया उसने दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ाया है। पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की, पाकिस्तान ने खुलकर कहा, ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, पूरी रियासत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के अवाम ने भी, पाकिस्तान के मीडिया ने भी क्या कहा? ये कहा कि जो दहशत गर्दी है उसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं है और दहशत गर्दी की हर किस्म, हर तरीका वो उसकी पाकिस्तान ने कहा कि हम मजम्मत करते हैं और हम उसके ख़िलाफ़ हैं। बात ये है कि अगर दहशत गर्दी की बात है, मोदी से बड़ा दहशत गर्द कौन है? मोदी गुजरात का कसाई के तौर पर वो शोहरत रख रहा है। अभी वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो मुसलमानों के नाम पे जहर भर रहा है, वो जो ये वाक़े में कहा जी पहले कलमा सुनाएं, और ये मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और जो मोदी की बुनियाद है आरएसएस, उसकी जो तंजीम यही है कि मुसलमानों के खिलाफ जलाते हैं, जलाओ घराओ। कोई गाय लेके जा रहा है, कोई भैंस लेके जा रहा है, उस पर लगा दिया, उसे मार दिया। ये भाई सब ये सारा अभी इस पहलगाम के बाद मोदी ने जो नफरत फैलाई है उससे मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा तशद्दुद के वाक़यात क्या शुरू हुए हैं, बढ़ने शुरू हुए हैं। देख, तो उसमें पाकिस्तान में जो फायदा हुआ है मोदी की ये सारे वाक़यात प्रोपेगेंडा के बाद, पाकिस्तान की कौम जो है, फौज और कौम और हुकूमत एक हो गई है, एक हो गई। पाकिस्तान को तो ये सबसे बड़ा फायदा दिया मोदी ने। मोदी का हम इस मामले में हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। पीटीआई जैसी जमात भी भारत के खिलाफ बोल रही है, मुझे तो हैरत हो रही है जो भारत की प्रॉक्सी देखिए बात है, पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के लिए
किसी मोदी के लिए या किसी और के लिए नहीं है। जब भी पाकिस्तान पे कोई ऐसा वक्त आएगा तो पाकिस्तान की अवाम फौज से पहले आगे खड़ी होगी। सही। अच्छा अहमद भाई, इस वक्त भारत से हमें स्पेसिफिकली कोई ख़तरा क्या है इस वक्त, और पाकिस्तान उसका तदारुक करने के लिए क्या इकदाम कर रहा है? देखें, भारत को और नरेंद्र मोदी को बेसिकली चाहिए अब फेस सेविंग। उसके लिए उसने एक जो राय आमा हमवार करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। उसका जो मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इसका मेन टूल बना हुआ है। सोशल मीडिया वो क्या है? वो है आज़ाद कश्मीर में जी फलां जगह पे कैंप्स हैं, दहशतगर्दों की ट्रेनिंग हो रही है, हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं इलाकों के नाम, वो उसके ऊपर प्रॉपर उनकी हिस्ट्री बना के वो दे रहे हैं। मुरीद के की बात फिर ले दे के जाके वही उनको वो हाफिज सईद से ही इतना वो है कि वो उनके पास है कि उसको मुरीद के नज़र आता है, उसको भी एक हदफ के तौर पे प्रोपगेट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी यहाँ पे एक एक्टिविटी है और कश्मीर और इंडिया मुखालफ है। बहावलपुर में भी वो भी हाफिज सईद के कैंप और मदरसे, उनकी वो तस्वीर नेट से लेके और जो सोशल वर्क होता है उनका सारा वो उसको दूसरी तरफ दे रहे हैं। अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस पे क्या है? साथ ही साथ इस बयानिए को भी बनने नहीं दे रहे। ये खतरा है कि वो इन इलाकों में कोई स्ट्राइक करे, कोई मिसाइल मार दे, कोई एयर स्ट्राइक करे। उसके लिए हम भी तैयार हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं कि अगर वो मारते हैं, जाहिर बात है मिसाइल को आप ये नहीं होता कि आपने सब मिसाइल को रोक लेना है। वो अगर यहाँ पे कोई टारगेट हिट करते हैं तो जवाब में फिर उसका रिएक्शन होगा। लेकिन साथ ही साथ जो उसका बयानिया है उसको शिकस्त देने के लिए आपने देखा होगा कि तमाम हमारा जो मीडिया है और दुनिया के और सफारतकार उन सबको आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे लेके गए हैं। वहाँ पे वो तमाम जगह जो इंडियन मीडिया बता रहा है वो उनको दिखाई हैं कि आप देख लें, आप लाइव दिखाई हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ वहाँ पे गए खुद साथ लेके एक दिन पहले। अब 2 और विजिट्स भी प्लान हो रहे हैं, एक मुरीद के में और एक बहावलपुर में। वो भी जाके सबको दिखाएंगे कि भाई देख लें। इस तरह तो मतलब पाकिस्तान में तो मदरसों का पूरा वैसे ही जाल बिछा हुआ है। वो तो हमारे सिस्टम का रवायात का हिस्सा है, हमारी जो दीनी जो तालीम है उसका हिस्सा है। सोशल वर्क्स देख लें और सारा इस मामले में तो आप देख लें उसमें तो इस बयानिए को भी शिकस्त। ये बहावलपुर से बहावल नगर बॉर्डर के करीब है मेरा ख्याल है, फोर्ट अब्बास का इलाका, वहाँ से तो बिल्कुल करीब है। देखिए सारा पाकिस्तान तो पट्टी है ना, तो वैसे तो हमारे खैरपुर से भी बॉर्डर लगता है। देखिए मदरसा में वही बच्चे जाते हैं जो माँ बाप जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूलों में कॉलेजों में अफोर्ड नहीं करते, वो मदरसों में डाल देते हैं कि चले बच्चा दीनी तालीम तो हासिल कर ले। तो उसमें कोई ऐसी दहशतगर्दी वाली कोई बात ही नहीं होती। मदरसों में बच्चों ने क्या, गरीबों के बच्चे होते हैं, वहाँ खाना पीना मिल जाता है बच्चों को, बच्चे तो कुरान पाक पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ा बेसिक तालीम हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा तो मदरसों में कुछ भी नहीं होता। तो ये तो एक प्रोपोगंडा है जो लोग फैलाया हुआ है। यहाँ पे अक़लियतों के ख़िलाफ़ इस तरह का सीन नहीं है जो भारत में हो रहा है, जो तशद्दुद भारत में किया जा रहा है अक़लियतों को। अच्छा अमन भाई, एक चीज़ मुझे समझाएं, भारत की फ़र्ज़ करें 28 रियासतें हैं तो 18 रियासतों में मुख्तलिफ़ तनाज़ात, कहीं अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, कहीं अंदर खाना मसाइल हैं, कुछ रियासतों पे तनाज़ात हैं पड़ोसी ममालिक के साथ, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो जिन जिन रियासतों पे तनाज़ा है फ़र्ज़ करें चाइना का और बांग्लादेश का भारत के साथ, तो भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो चाइना और बांग्लादेश मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं उन रियासतों पर कब्ज़ा करने का। देखें ये नेचुरली बात है, वो मौके का फ़ायदा ना भी उठाएं तो उन रियासतों में जो तहरीक चल रही हैं उनको एक जान मिल जाएगी, वो मौका अपना फ़ायदा उठाएंगे। जैसे मणिपुर है और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश में अब वो बंगाल मशरिकी और मगरबी बंगाल के ऊपर भी बात शुरू हो गई है। और चाइना का तो सबको पता है कि वहाँ तो आमने सामने भी आए और मार भी पड़ी थी इंडियन आर्मी को वहाँ पे। तो ये इसका ज़ाहिर सी बात है कमज़ोर जब भारत इधर पाकिस्तानी सरहदों पे आएगा तो अंदरूनी तौर पे तो वो होगा। इंडिया का एक सबसे बड़ा एक जो डायनामिक्स है ना सूरत हाल उसकी, वो बड़ी दिलचस्प है। वहाँ सिर्फ हिंदुइज़्म इस वक्त उसको प्रमोट किया जा रहा है। जितनी अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, सिखों की तहरीक आप देख लें कि इस वक्त अगर देखा जाए दुनिया में जो एक बड़ी तहरीक है वो खालिस्तान और सिखों की है और उसका दायरा यूरोप, अमेरिका, कनाडा में वहाँ पे है। तो अब
और उनको सपोर्ट भी मिल रही जी है। बिल्कुल। अब मैं जो दूसरी बात कर रहा हूं कि चलें आप दूसरे मज़हब के तो खिलाफ हैं, वहां आपने उनका जीना दोभर तो किया हुआ है, खुद आपका जो हिंदू मजहब है उसके अंदर फिर तफरीक है, उसमें जो उनकी लोएस्ट जो उनकी जातें हैं उनका जीना उनके लिए अजाब है, जो उनकी अशराफिया है। हिंदू मजहब में भी तो कई है ना, वो शूदर और ब्राह्मण और अछूत हम पढ़ते आए हैं, और आज उसकी जो असल शक्ल देखते हैं, जो निचली जात के हिंदू हैं उनकी भी कोई जिंदगी नहीं है भारत में। देखें वहाँ पे जो सिख हैं, सिखों का बेसिकली आप देखेंगे कि जिम्मेदार लोग हैं और कारोबारी लोग हैं। सिखों में कोई भी बंदा आपको कभी किसी सड़क पे भीख मांगता नज़र नहीं आएगा पूरी दुनिया में। मैं तो पूरी दुनिया में मैंने जहाँ जहाँ भी सिखों को देखा वो खुद काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। तो सिख जो हैं, सिखों का बहुत बड़ी तहरीक है, उसकी बहुत बड़ी फंडिंग है और वो चल रही है। सिखों की अपनी फंडिंग है, उनके अपने माशाल्लाह बहुत बिजनेस हैं सबके अच्छे। तो ये तहरीक बहुत रोज पे पहुंच चुकी है। तो ज़रा सा भी इंडिया ने कोई शरारत की तो इंडिया को बहुत बड़ा और सिख इस पे तैयार भी हैं। सिखों ने कहा है कि हम पंजाब से गुजर कर हमला करने नहीं देंगे मोदी को, और दूसरा सिख फौजियों को अपीलें की जा रही हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ न लड़ें। सिख जो सिखों को हिंदू बनिए ने 1947 में इस्तेमाल किया था, हिंदू इंतखाब पसंदों ने मुसलमानों के खिलाफ। आपको याद होगा जब तकसीम हुई थी तो क्या एक हुआ। तो अब वो सिख जो हैं उसका अजाला करने के लिए ज़हनी तौर पे मौके की तलाश में हैं, और वो खुलेआम कह रहे हैं कि अब अगर हुआ तो पाकिस्तानी भाइयों को पंजाब की जो धरती है पाकिस्तान में, वो भी उनकी धरती है, वो इसका अजाला करेंगे और हिंदुओं को सबक सिखाएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने मशरकी जो हिंदू जो सिख पंजाब है उससे गुजर के पाकिस्तान पे हमला करना है, तो वो हम हमला करने नहीं देंगे। तो ये भी बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल एक आखिरी बात है कि अभी हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए एक जंगी फंड कैम कर दें, तो देखें अवाम कैसे फंड देती है। पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि अवाम, पाकिस्तान की अवाम किस तरह से फौज के साथ है, और इससे कौमी यकजहती का तासुर भी जाएगा। ये बड़ा अच्छी तजवीज़ है। ये अच्छी तजवीज़ है। नहीं अहमद भाई, ये जो साहब की जो तजवीज़ है ये इसीलिए भी अट्रैक्टिव लग रही है क्योंकि जब भी कोई कुदरती आफात आई हैं, कोई मुश्किल वक्त आया है, कोई मुसीबत आई है, भारत के साथ जंग का मामला आया है, तो पूरी कौम मुत्तहद हो जाती है, तमाम इख्तलाफात भुला कर भी। सिंध में जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था, केनाल्स के मामले पर सिंधी लोग हमारे नाराज़ थे वफाकी हुकूमत से, लेकिन भारत वाले मामले पे वो भी वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। देखिए वो तो हमारा एक अंदरूनी मामला है ना, हम आपस में बैठ के उसको हल भी करते हैं। लेकिन भारत में इस तरह पूरी कौम मुत्तहद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उधर सिख खिलाफ है, उनके अपने अंदर आप देख लें जो डिबेट्स और चीज़ें हैं। और सवाल नरेंद्र मोदी बैकफुट पे गया है, उसको था ये कि मैं जारहाना ये हिकमत अमली अपना के तो मैं अपने मुल्क में अपने कोई वोट बैंक मुतासर करूंगा, उसको उल्टा लेने के देने पड़े हैं। और मैंने एक प्रोग्राम में ये बात की है कि ये जो गलती नरेंद्र मोदी ने की है और आगे मज़ीद करने जा रहा है पाकिस्तान में, अगर वो कोई हदफ मुंतखब करता है स्ट्राइक के लिए, तो इसका जो अल्टीमेट जो एंड होगा वो नरेंद्र मोदी की सियासी मौत हो सकता है। ये जो इंतखाबी मुहिम चला रहा है, ज़ाहिर है उस पर भी तनकीद हो रही है, जो बिहार की कैंपेन चला रहा है कि भाई अब जो उनके जो मकतूल हैं, फ़र्ज़ करें स्याह, उनका अभी खून खुश्क ही नहीं हुआ, आपने उधर कैंपेन शुरू की हुई है। तो सीधी सीधी बात है कि वोट इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा रचाया गया ना। हाँ। तो अभी वो छोटा मोटा ड्रामा तो ये रचाएगा, बॉर्डर एरिया में आप कुछ ना कुछ छोटी मोटी हरकतें तो ये करेगा, ये पहले भी करता है लेकिन अभी थोड़ा सा ये करेगा, इसके लिए आपको तैयार है। वो इंडिया में तो एक नारा भी है ना कि सुना है सरहद पे फिर तनाव है, क्या कहीं फिर कोई चुनाव है। अच्छा, तो मतलब वहाँ ये है जब भी वहाँ पे, क्योंकि उसका, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये इस दफ़ा उल्टा उसके गले पड़ा है। और ये जो घंटी उसने खुद अपने भारत की फ़ौज के गले में डाली है ना, ये कौन बजाएगा। अंदर उनकी लड़ाइयाँ हमने पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा डिस्कस की थी, जो इंडियन आर्मी के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उनकी क़यादत के अंदर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात में और डिसीजन मेकिंग के मामलात में, उनको पता ही कुछ नहीं है, उनको ऑर्डर दे दिया जाता है और वो आगे से तैयार ही नहीं होते।
तो जंग लड़ने जा रहे हैं और अभी वो असले के लिस्टें बना रहे हैं, हमें फलां चाहिए, हमें 1,24,000 राइफलें चाहिए, हमें इतने हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें फलां चाहिए। जंग लड़ने से पहले तैयारी कर लेते। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि वो फेस सेविंग के चक्कर में है, क्या करना चाह रहा है? फेस सेविंग के चक्कर में है, और यही एक वाहिद वजह है जिससे इस खित्ते का अमन खतरे में है, क्योंकि इस फेस सेविंग के चक्कर में वो कोई संगीन और भारी कोई गलती ना करे। उस गलती का जो एंड रिजल्ट है वो एक होलनाक जंग की सूरत में आना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इस दफ़ा सिर्फ जो गलती का जवाब बस एक हल्के फुल्के उससे नहीं देगी, हम भरपूर जवाब देंगे, और वो भरपूर जवाब फिर अल्टीमेट एक खौफनाक जंग की सूरत में ही होगा। अपोजिशन डिमांड कर रही है, ये जो कल की जो ब्रीफिंग थी DGI SPR और वज़ीर इत्तलात की सियासी जमातों को, उसमें ज़ाहिर है PTI नहीं गई। तो PTI तो कह रही है कि भाई हम इसीलिए नहीं गए कि हमारा मुतालबा है कि APC बुलाई जाए। तो पार्लियामेंट का इजलास APC से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है? जो साहब आप भी सियासी तौर पे बड़े एक्टिव हैं, ये तहरीक इंसाफ को इस मौके पे इस तरह का करना चाहिए था? मेरे ख्याल में तो उनको जाना चाहिए, जितना भी इख्तलाफात क्यों ना हो। हुकूमत अगर दावत देती है तो उनको जाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उनकी ये गलती है। जब भी इस तरह के मौका होता है, फ़लस्तीन पे कॉन्फ्रेंस हुई, PTI ने बाइकाट किया, या किसी भी कौमी मामले पे जो सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, तो मैं आपको बताऊं, PTI एक वाहिद जमात है जो हर मौके पे बाइकआउट करती है। हर ऐसी ज़रूरी जहाँ जाना ज़रूरी होता है वहाँ नहीं जाती। इमरान खान से मैं शुरू कर लूँ, छोटे से 2 मिनट लूँगा। इमरान खान असम्बली में से क्यों निकला? भाई जब आपके पास वोट पूरे नहीं तो आप अपोजिशन में बैठो, क्यों निकले? पंजाब की गवर्नमेंट तुम्हारे पास, KPK की गवर्नमेंट तुम्हारे पास, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट तुम्हारे पास है, कश्मीर तुम्हारे पास, मरकज से निकल आए हो आप। तो चारों सूबे, सबसे बड़ा सूबा पंजाब 60% आबादी का, वो भी तो आपके पास है। तो भाई आप क्यों हुकूमत से इस्तीफे दे रहे हो? वोट नहीं पूरे तो आ जाओ, आके असम्बली में तो बैठो। असम्बली में से आपको किसने निकाला? ये खुद निकले। सूबाई गवर्नमेंट ने उन्होंने खुद तोड़ी। इनको कौन अक्लमंद कहता है? सही बात। भाई हुकूमतें जिद से नहीं चलती, हिकमतें अमली से चलती हैं। हम इनसे ओपोजिशन के दौर में तवक्को कर रहे हैं कि ये टेबल पे बैठेंगे और कोई यकजहती का पैगाम लेके आएंगे, जब ये खुद 2019 में हुकूमत में थे और बिल्कुल यही सूरत हाल थी। उस वक्त पुलवामा का वाकया हुआ था, तो उस वक्त सारी ओपोजिशन टेबल पे पार्लियामेंट में गई थी। उस वक्त की फौजी क़यादत ब्रीफिंग देने जब गई है, और उस वक्त की लीडरशिप उन ओपोजिशन की, नून और पीपल्स पार्टी ज़ेर अताब थी, जेलों में थी, लेकिन बाकी जो बाहर थे वो जाके बैठे थे और उन्होंने कहा था कि हम मशरूत नहीं करेंगे कि उनको जेलों से निकाले, फिर हम इंडिया से लड़ेंगे। ऐसा ही है। लेकिन उस वक्त जो खुद वजीर आजम था इमरान खान, वो फूल के बैठा हुआ था, वो नहीं गया उनके साथ। मतलब जो हुकूमत में रह के कौमी यकजहती उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, तो ओपोजिशन में जब वो जेल में है तो उसको क्या, इसलिए उसको साइड पे छोड़ दें। हमें मतलब क्या कहते होते हैं कि उनको भी दिखाने की जरूरत है कि आप लोगों को मनाने के लिए हम कुछ छोड़ नहीं सकते। सही। अगर आप यही आपका रवैया है तो बस ठीक है। तो PTI के आने से ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो नादरीन अजो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान आए, नए मौजूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।